हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई रीड आउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर में न्यूज़ है। यहाँ पे संसद में उठा है ये मुद्दा। किस मुद्दे की बात की जा रही है? तो बात की जा रही है पेगासस एक वायरस है, एक सॉफ्टवेयर है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो सरकार बोली है भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश की जा रही है, ऐसी बात निकल के सामने आ रही है। सदन स्टार्ट हो चुका है पार्लियामेंट का भी। तो कौन है अपना और कौन पराया, हर किसी पर जासूसी का साया है, ये बात की जा रही है। तो बात की जा रही है इजरायली सॉफ्टवेयर है पेगासस। ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है पेगासस। तो इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस से जासूसी की संभावित सूची में नेताओं, पत्रकार सहित अन्य लगभग 300 अहम लोगों का नाम सामने आने से राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। दुनिया भर में लगभग 50,000 फोन नंबरों को सर्विलांस पर सूची से संभावितों में शामिल किया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी प्राइवेसी का हनन यहाँ पे किया जा रहा है। आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत इसको शामिल कर लिया गया है। केस पुट्टास्वामी केस 2017 में जब से आया है तब से राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट मान लिया गया है। तो इसी जो आपकी प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है। आपकी जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसका यहाँ पे हनन किया जा रहा है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं वर्तमान में। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि पेगासस सॉफ्टवेयर कहाँ का है। तो इजराइल का है पेगासस सॉफ्टवेयर। बात की जा रही है सौर ऊर्जा के बारे में। तो ये एक ड्यूटी का बोझ डाल दिया है कंज्यूमर्स पे राजस्थान के अंदर। तो बात की जा रही है सूरज से बिजली जो मिल रही है, यानी कि सौर ऊर्जा से सीधे उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए निराशाजनक खबर है। राज्य सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बोझ डाल दिया है जो कि 60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जाएगा। तो इस प्रकार की न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। ये बात कर रहे हैं ठीक नहीं है टकराव की राजनीति। तो ये जो टकराव की राजनीति देखने को मिल रही है वर्तमान समय में, इसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है यहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत की बात की जा रही है। संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी ना होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। यानी कि इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला कि नए मंत्री जो बनकर भी आए हैं, केंद्र जो शासन है वहाँ पे कैबिनेट के अंदर, तो उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो सका अच्छे से। इस प्रकार का कुछ वहाँ पे मतलब गहमा-गहमी स्टार्ट हो गई पार्लियामेंट के अंदर। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में जरूर है। 14 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने की भी। इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है, कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो किस प्रकार से नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है ये बात की जा रही है इस एडिटोरियल में। वैसे तो उम्मीद भी कम थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा, लेकिन यह आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन शोकाभिव्यक्ति और नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रहती आई है। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, हंगामे का हक भी है और बायकाट का भी, लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए? संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। विधेयक का विरोध भी होता है संसद में भी और सड़क पर भी। तो ये बात की जा रही है किस प्रकार से इस प्रकार की दुविधा देखने को मिल रही है पार्लियामेंट के अंदर की इतना ये विरोध चल रहा है। नए मंत्री जो बनकर के आए हैं उनका इंट्रोडक्शन भी इनके द्वारा नहीं होने दिया गया है और हंगामा इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। तो किस प्रकार की नैतिकता देखने को मिल रही है, तो ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा है संसद के अंदर जो चीज़ें अभी घटित हुई हैं। बात की जा रही है प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों को भी समझाया जाए। कुछ जो बात की जा रही है जैसे कि कई सारी धाराओं के बारे में समझाने की बात की जा रही है जो कि गलत तरीके से प्रयोग की जा रही हैं ताकि असंवैधानिक धाराओं के तहत दर्ज ना हो मुकदमे। मतलब जो धाराएं असंवैधानिक है उनके तहत मुकदमे दर्ज नहीं हो। जैसे कि 66A की हम बात कर रहे हैं, अभी इसको इनवैलिड करा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी भी इसके अंतर्गत लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की बात की जा रही है। तो असंवैधानिक घोषित धाराओं को CCTNS में निष्क्रिय किए जाए ताकि इन धाराओं के तहत FIR दर्ज ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 6 साल पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद इस धारा के तहत पुलिस आपराधिक मामले दर्ज कर रही है। कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की इस प्रवृत्ति पर हैरानी जताई है। एक बार यदि कानून के किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस ऐसी धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती। तो बात की जा रही है 66A के तहत ये जो इन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है ये बिल्कुल गलत बताया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक NGO के द्वारा
इस प्रकार की याचिका दायर की पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 जिसमें आजीवन सजा के दोषी द्वारा हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था को मीठू बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमाना होने के कारण वर्ष 1983 में असंवैधानिक करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सजा तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं थी क्योंकि दोषी के लिए न्यायिक विवेक उपलब्ध नहीं था। नवतेज सिंह बनाम भारत संघ वाद है 2018 का इंपॉर्टेंट वाद है, ये भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 370 में कहा कि यह धारा जहां तक समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को अपराध बनाती है असंवैधानिक थी, तो इसको भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसी तरह जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ वाद है 2018 का, ये भी इंपॉर्टेंट वाद है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 496 को भी यहाँ पे भेदभावपूर्ण माना और इसको भी इनवैलिड करार दे दिया गया, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात कर रहे हैं इन धाराओं के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना अवैधानिक है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। हालांकि मेरा मानना है कि इस तरह के मामले जानबूझकर दर्ज नहीं किए गए हैं। थाना प्रभारियों की लापरवाही पर जल्द रोक लगनी चाहिए। अनुविभाग स्तर पर पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी स्तर पर ज्ञान की कमी के कारण ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं तो उन्हें जल्द ही हटा लिया जाए। तो इस प्रकार की ये बात की जा रही है कि किस प्रकार से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस लायक इस कैपेबल बनाना चाहिए, इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि उनको धाराओं की आइडिया नॉलेज होनी चाहिए, क्या इनवैलिड है और क्या वैलिड है जो हमारी आईपीसी है उसके तहत, और क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, तो इस प्रकार के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए। इस प्रकार की ये बात यहाँ पे की जा रही है इस एडिटोरियल में। यहाँ बात करें जनहित में नहीं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है। इसको बता रहे हैं कि पब्लिक हित में नहीं है ये, तो गारंटीड इनकम प्लान से डरना चाहिए युवाओं को, ऐसी बात बोली जा रही है। शासन में लोगों को इस रूप में जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ही उनके व्यवहार पर असर पड़ेगा और ज़्यादातर यह प्रतिकूल होता है, यानी कि अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है गारंटीड इनकम। गरीबी उन्मूलन का एक सीधा सरल आदर्शवादी उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने एक तय राशि का चेक दे दिया जाए। इस तरह हम लोक कल्याण की जटिल व त्रुटिपूर्ण स्थिति से उलझने से भी बच जाएंगे। अमेरिका का मिनी पोलिस शहर इस बात का ताज़ा उदाहरण है, जहां फेडरल रिलीफ फंड के जरिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने पर विचार किया जा रहा है और पायलट प्रोग्राम के तहत निम्न आय वर्ग के 150 बेरोजगारों को 18 माह के लिए $500 प्रति माह देने का प्रस्ताव है। तो ये यूएसए के अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारे 17 गोल्स हैं, उनमें से एक है गरीबी को मिटाना भी उसमें शामिल है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ बात की जा रही है इस विषय पर बहस छिड़ गई है कि यूबीआई महंगा साबित होगा और हो सकता है इससे लोग काम ना करने की ओर प्रवृत्ति होने लगे, मतलब ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि उनको काम करने का मन ही ना करे, इस प्रकार का उनका व्यवहार हो जाए। इससे अनजाने में ही असमानता को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक अस्थिरता की आशंका है। आलोचकों की माने तो अच्छी खासी लागत वाला यूबीआई हितकर होने के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि मिनी पोलिस का यूबीआई पायलट प्रोग्राम सिर्फ 1-2 साल के लिए है और इसका अस्थायी होना लोगों की प्रतिक्रिया को बदलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों के ज़्यादातर वित्तीय और कामकाजी निर्णय उनकी जीवन पर्यंत आय के आधार पर होते हैं, ना कि कुछ माह मिलने वाली अतिरिक्त नगद राशि के आधार पर। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने अपने एक ताज़ा अध्ययन में यूबीआई की तुलना लॉटरी से की है। अर्थशास्त्रियों ने 5 साल तक लॉटरी विजेताओं पर अध्ययन किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि औसत जीत सालाना अतिरिक्त $7800 के करीब है, जो कि यूबीआई प्रस्तावों की तरह ही है। लाभार्थियों को चयन भी रैंडम आधार पर होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार लॉटरी जीतने वाले लोग जीती हुई रकम से कोई नया व्यापार रचनात्मक काम शुरू नहीं करते, बल्कि कम काम करने लगते हैं और इसके लिए नौकरी तक बदल लेते हैं। फिर भले ही उसमें वेतन कम हो, कई लोग लॉटरी जीतने के बाद ग्रामीण इलाकों में चले जाते हैं। कुछ ही ऐसे मिले जिन्होंने बेहतर इलाकों का रुख किया और जहां खुद उनके और उनके बच्चों के लिए पड़ोस, कॉलेज, औसत आय और अन्य मानदंडों के लिहाज से बेहतर भविष्य की ओर अवसर मौजूद थे। तो बात ये की जा रही है किस प्रकार से उनके व्यवहार में बदलाव आता है। यदि हम ऐसी गारंटीड स्कीम दे देते हैं, यूनिवर्सल बेसिक प्लान यदि हम लेकर के आते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति उसमें बदलाव आता है। वो काम करने का उनका जो मन होता है, उनकी जो कार्यशैली होती है वो प्रभावित होती है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के ये इन्होंने कुछ यहाँ पे सर्वे भी किया था। बताया कि लॉटरी विजेता जो लोग थे उनके ऊपर इस प्रकार का सर्वे किया गया, तो वहाँ यही देखने को मिला कि उनके द्वारा काम ना करने की इच्छा जताई गई, इस प्रकार से जो लॉटरी जीती गई। तो ये बात की जा रही है इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये इनकम, तो अमेरिका, यूएसए के अंदर अब इसे पायलट बेसिस पे स्टार्ट करने की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है बंदरगाह के अवशेष 2400 वर्ष पुराना शहर लुभाएगा पर्यटकों को। तो बात की जा रही है साइप्रस की, भूमध्य सागर में स्थित है साइप्रस के प्राचीन शहर अमाथस से सटे प्राचीन बंदरगाह के समुद्र में डूबे शिला अवशेषों के ऊपर श्वास नली लगाकर गोताखोरी करते साइप्रस
एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट के अधिकारी यानिस वायोलोरिस पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रिसोर्ट टाउन लिमासोल की तटरेखा से करीब 200 फीट समुद्र में सतह से कुछ ही फुट नीचे 2400 वर्ष पहले के इस प्राचीन बंदरगाह के लिए कहा जाता है कि इसे सिकंदर महान के वंशजों ने बनवाया था। माना जा रहा है कि जल्द ही यह जगह साइप्रस के पर्यटन का सबसे नया केंद्र होगी, जहां रोमांचकारी छुट्टियां बिताने के शौकीन पर्यटक वायोलेरिस की तरह श्वास नली लगाकर गोताखोरी भी कर सकेंगे और प्राचीन बंदरगाह के समुद्र में डूबे अवशेषों को भी देख सकेंगे। तो इस प्रकार की ये बात यहाँ पे की जा रही है साइप्रस की। तो आपको पता होना चाहिए साइप्रस के बारे में, कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। ये पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के गांव में महिलाओं को मिला है नया रोजगार का जरिया। क्या है ये? बिजली सखी ने बकाया बिल जमा कराया, कमाए 58 लाख। तो बिजली सखी के नाम से यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं और बिजली का बिल वसूल कर रही हैं, जिसके ऊपर के इनको 20 रुपये मिलते हैं हर बिल के ऊपर। तो समूह के जो सदस्य हैं, ये महिलाओं के द्वारा समूह बनाया गया है, इनको बोला गया है बिजली सखी। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नया रोजगार मिला है। प्रदेश में 3,39,275 स्वयं सहायता समूह की 2859 महिलाओं ने 25.68 करोड़ रुपए के बिजली बिलों को न केवल वसूला, बल्कि उनकी भी 58 लाख रुपए की आय हुई। दरअसल यह सब मुमकिन हुआ मिशन शक्ति अभियान से। इसके तहत प्रदेश में पहली बार महिलाएं बिजली सखी के रूप में मीटर रीडिंग ले रही हैं और बकाया बिजली बिल जमा करा रही हैं। इससे महिलाओं को कमीशन के रूप में 58 लाख रुपए की आय हुई है। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है और इस प्रकार से जो बिजली के जो पेंडिंग हैं, ड्यूज़ हैं, उनको भी वसूलने का काम इन महिलाओं के द्वारा किया गया है। तो अच्छी पहल है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। बात की जा रही है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की। तो मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे देउबा। तो ये है नेपाल के नए पीएम है शेर बहादुर देउबा ने कहा है कि वह अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अभी काम करेंगे। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।